हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान भाई। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्राइमरी स्टील मेकिंग का प्रोसेस, जिसमें हम जेएसडब्ल्यू, एमएनएस इंडिया, टाटा स्टील, जितनी बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं उसके बेसिक स्टील मेकिंग प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे। एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश किया हूँ कैसे बेसिक रॉ मटेरियल से हम लोग कंटिन्यूस कास्ट स्टील को कास्ट करते हैं। प्राइमरी स्टील मेकिंग का जो बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, आज सिर्फ उसको एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be discussing about the control circuit of three-phase electric arc furnace. किसी भी सर्किट को समझना है आप तो उसके दो फेज होते हैं, या तो उसका पावर सर्किट देन इसका कंट्रोल सर्किट। आपको कोई स्टार्टर सर्किट समझना है, आपको कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट समझना है, तो दो ही तरीका है उसका, आइदर उसका कंट्रोल सर्किट क्या है एंड देन उसका पावर सर्किट क्या है। तो अगर हम थ्री फेज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की बात कर रहे हैं, आज अगर हम सिर्फ डिस्कस करें इम्पीडेंस मोड ऑफ इलेक्ट्रोड रेगुलेशन, ये किसका पार्ट है? कंट्रोल सर्किट का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं थ्री फेज सप्लाई, जैसे ही आप ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं, जैसे ही आपने ट्रांसफार्मर को थ्री फेज सप्लाई के थ्रू चार्ज किया तो इस इलेक्ट्रोड के टिप पे सप्लाई आके ऑलरेडी बैठ गया। ओके, अब ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई वेट कर रहा है अंटिल अनलेस करंट फ्लो होने का। अभी मैं पूछूं कि इस आर फेज में, इस वाई फेज में, इस बी फेज में, इस स्क्रैप के बीच में डिस्टेंस कितना है? इतना इनफ है कि करंट कंज्यूम नहीं हो पाएगा, करंट इसके अंदर इंजेक्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रोड हैज टू गो डाउन। तो इलेक्ट्रोड इस सिलेंडर से लगा हुआ रहता है, इस हाइड्रोलिक सिलेंडर से, जो इलेक्ट्रोड को मूव कराता है अप और डाउन। ओके, अब अभी मैं पूछूं इसके अक्रॉस इंपीडेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा इसके अक्रॉस इंपीडेंस कितना है? इनफाइनाइट। इसीलिए तो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। इनफाइनाइट होगा या अप टू गीगा ओम, 100 गीगा ओम, कुछ ऐसा होगा जिसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब मैं बोलूं कि इस इम्पीडेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रोड डाउन आएगा वैसे वैसे इम्पीडेंस कम होता जाएगा। एक सर्टेन डिस्टेंस पे इसके बीच का जो मीडियम है वो आयोनाइज हो जाएगा और एक आर्क प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टूड? तो जब जैसे मान लो आपने तीनों इलेक्ट्रोड को चार्ज किया, ट्रांसफार्मर चार्ज किया, तीनों इलेक्ट्रोड डाउन आना स्टार्ट हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रोड डाउन आना स्टार्ट होगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस में इसके बीच का जो मीडियम है, अच्छा मैं बात करूं मीडियम क्या है? मीडियम एयर है। अगर मैं एयर का मीडियम की बात कर रहा हूँ तो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कितना होता है? 300 केवी पर सेंटीमीटर। 300 केवी पर सेंटीमीटर को अगर मैं वोल्टेज में चेंज करूं तो क्या होगा? 3000 वोल्टेज पर मिलीमीटर। यानी 1 मिलीमीटर के एयर के ब्रेकडाउन के लिए मेरे को 3000 वोल्टेज सप्लाई करना है। ओके, अब मैं बात करूं कि अगर सेकेंडरी वोल्टेज रहता कितना है? अगर इस ट्रांसफार्मर का जनरल फर्नेस ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्नेस ट्रांसफार्मर का जनरली सेकेंडरी वोल्टेज कितना रहता है? ऑलमोस्ट 1500 से 150 से लेकर 1500 वोल्टेज, बिकॉज ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट टैप्स पे। क्योंकि ये एक ओएलटीसी ट्रांसफार्मर है। क्या बोलते हैं इसको? ओएलटीसी। ओएलटीसी का मतलब क्या हुआ? ऑन लोड टैप चेंजर ट्रांसफार्मर। तो लेट सपोज किसी एक पर्टिकुलर टैप पे चला रहा है तो उसका आउटपुट वोल्टेज 1000 है, तो इस टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आके बैठा हुआ है? 1000 वोल्टेज। ओके, अब हमको पता है कि एयर जो नॉर्मली ब्रेकडाउन करता है अपना, वो 3000 वोल्टेज करता है। अगर 1 मिलीमीटर का एयर का ब्रेकडाउन करना है हमको, यानी 1 मिलीमीटर में एयर को आयोनाइज कराना है, तो आपको 3000 वोल्टेज सप्लाई देना पड़ेगा। मतलब इससे एक अंदाजा हमको ये मिल गया कि इलेक्ट्रोड और स्क्रैप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कुछ ना कुछ मिलीमीटर के रेंज में रहता है, बिकॉज सप्लाई तो लिमिटेशन है हमारे पास। सप्लाई तो 1500 वोल्टेज तक ही है ना? तो इसलिए अगर मान लो हमको 0.5 mm तक, 0.5 mm के एयर को आयनाइज कराना है, तो हमको सप्लाई कितना देना होगा? इसको आधा कर दीजिए, 1500 वोल्ट। अग्रीड? तो इस रेस्पेक्टिव में हम एयर को आयनाइज कराते हैं। अब इसमें तो सिर्फ एयर है नहीं, गैसेस भी है, बहुत सारे ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे होते हैं, कंबशन रिएक्शन हो रहा होता है। तो एयर और गैसेस का मिक्सचर होता है जो इसके कंडक्टिविटी को और कम कर देता है। तो 1500 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज में ही एयर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो अगर हम आगे बात करें कि कंट्रोल सर्किट क्या होता है इसका, इम्पिडेंस मोड आप बात कर रहे हो, तो इम्पिडेंस मोड में कंट्रोल सर्किट क्या होता है, कैसे कंट्रोल होता है, ये इलेक्ट्रोड अप डाउन मूवमेंट किस बेस पे होता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रोड को डाउन लाते हो, इस इलेक्ट्रोड को डाउन लाते हो, इस इलेक्ट्रोड को, तीनों इलेक्ट्रोड ऑटो में डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वेट कर रहा है अप टू व्हाट? अप टू एयर आयोनाइजेशन। किस मोमेंट पे एयर आयनाइज हो जाएगा? लेट सपोज 0.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे एयर आयनाइज हो गया, तो इस दोनों के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस हुआ, इस दोनों के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस हुआ, और इस दोनों के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस हुआ। इतना तो आपको पता है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में ही आर्क प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस हुआ, ये एक इम्पीडेंस दिया जिसको बोलते हैं Z1। इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में भी एक इम्पीडेंस मिला जिसको हम बोलते हैं मान लीजिए Z2, और इस दोनों के बीच में भी एक इम्पीडेंस मिला जिसको हम बोलेंगे Z3 मान लीजिए। तो हर एक फेज का एक इम्पीडेंस मिल गया। इम्पीडेंस क्या होता है?
इम्पीडेंस अभी क्या था, जब ये इलेक्ट्रोड हवा में था, बहुत सारे डिस्टेंस में था, तो इसके बीच का इम्पीडेंस कितना था, इनफाइनाइट था। जैसे जैसे आप क्लोज कर रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, इम्पीडेंस घटता जा रहा था, घटता जा रहा था, घटता जा रहा था। एक मोमेंट आया जब उसका इम्पीडेंस उस रेंज में आया जिस रेंज में करंट को फ्लो करा सके, तो उस रेंज में उस इम्पीडेंस के वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। तो कंट्रोल सर्किट कैसा होगा, अगर मैं बात करूं कंट्रोल सर्किट ऑफ इम्पीडेंस मोड, इंडिविजुअल फेज के इम्पीडेंस को ये मेजर करता है और कंपेयर करता है एक्चुअल रेटेड इम्पीडेंस से। क्या बोलिए, अभी क्या होगा, जैसे ही आपने पावर ऑन किया, तीनों फेज आपस में नीचे आना स्टार्ट हुआ, तीनों इलेक्ट्रोड आपस में नीचे आया, स्क्रैप के थ्रू शॉर्ट हुआ, दो इलेक्ट्रोड आपस में शॉर्ट होकर आर्क प्रोड्यूस किया। जैसे ही आर्क प्रोड्यूस किया तो लाइन में इम्पीडेंस आ गया, बिकॉज अभी तक तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, यानी इम्पीडेंस इनफाइनाइट था, तो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यानी आर्क इंड्यूस्ड हुआ, उसका मतलब कुछ ना कुछ इम्पीडेंस लाइन में आया, तो वो इम्पीडेंस जो है उसको बोलते हैं, मान लीजिए एक्चुअल इम्पीडेंस किसी एक लाइन का। मान लीजिए मैं आर फेज की बात कर रहा हूँ, तो जेड एक्चुअल आर, अगर जेड एक्चुअल आर जेड रेटेड आर से कम है, तो ये इलेक्ट्रोड को कमांड दे देगा कि ऊपर चले जाओ। कितना स्पीड से ऊपर जाओ, कितना स्पीड से नीचे आओ, ये सब बात की बात है। फिलहाल से बेसिक कंट्रोल सर्किट को समझिए, क्या होता है इलेक्ट्रोड रेगुलेशन सर्किट। एक्चुअल इंपीडेंस रेटेड इंपीडेंस से कंपेयर होगा, अगर कम है इलेक्ट्रोड ऊपर जाएगा, अगर एक्चुअल इंपीडेंस रेटेड इंपीडेंस से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोड नीचे आएगा। इस बेस पे इलेक्ट्रोड अप डाउन करता है। अब इससे बात करेंगे कि हम ये जो Z एक्चुअल है ये आखिर आ कहाँ से रहा है। अगर इसके सब पार्ट्स की मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ये जो Z एक्चुअल है ये कहाँ से तुम मेजर कर रहे हो, तो उसके लिए बात करना पड़ेगा हमको रोगोस्की कॉइल की। किसकी बात करना पड़ेगा, रोगोस्की कॉइल की। उसके लिए हमको बात करने का सेकेंडरी वोल्टेज मेजरमेंट बॉक्स सिस्टम की, जहां से मुझे इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिस्टम मेजर हो रहा है, तब हम इसके Z एक्चुअल को मेजर कर रहे हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो है जिसके लिए मुझे रोगोस्की कॉइल के कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा, सेकेंडरी वोल्टेज मेजरमेंट बॉक्स कैसे वैल्यू ले रहा है वो समझना पड़ेगा, तब उस दोनों के रेशियो से मुझे Z एक्चुअल मिलता है। कंट्रोल सर्किट के लिए फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो इम्पीडेंस मोड ऑफ इलेक्ट्रोड रेगुलेशन होता है वो यही काम करता है कि एक्चुअल इम्पीडेंस को रेटेड इम्पीडेंस से कंपेयर करता है। रेटेड इम्पीडेंस कौन दे रहा है, ये तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग में है। आप जो ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट का फोटो लेंगे ना किसी भी फर्नेस ट्रांसफार्मर का, मैं यहाँ पे टैग करके लगाऊंगा आपको फिलहाल एग्जांपल के लिए, तो वो हर एक टैप आपको इम्पीडेंस दे देगा, क्योंकि हर एक टैप का मुझे रेटेड वोल्टेज पता है, रेटेड करंट पता है, बिकॉज ये तो ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग में ही ऑलरेडी डिस्कस हो जाता है ना। तो मुझे रेटेड इम्पीडेंस पता है, रेटेड वोल्टेज पता है, तो उस हिसाब से मुझे रेटेड इम्पीडेंस भी पता है, बिकॉज सेकेंडरी वी बाई सेकेंडरी आई जो होगा वही सेकेंडरी इम्पीडेंस होगा। तो रेटेड इम्पीडेंस सबका पता है मुझे। कंपेयर किससे करना, एक्चुअल से। एक्चुअल का मतलब मुझे एक्चुअल कहीं ना कहीं से वैल्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे रोगोस्की कॉइल और सेकेंडरी वोल्टेज मेजरमेंट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए वो इंस्टॉल करता है। सेकेंडरी वोल्टेज मेजरमेंट सिस्टम की अगर आपको वीडियो बनाना है या रोगोस्की कॉइल के लिए, तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द आप जरूर मुझे कमेंट करें ताकि मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं, बिकॉज जो रोगोस्की कॉइल का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक बेसिक 12th का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इसके बारे में और डिटेल समझना हो तो ज़रूर आप कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो के आप पार्ट बन सकें। ओके।